हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए सीरीज में। इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं 2025 के जो स्टेनोग्राफर आपके पेपर कराए गए और एक नए वेंडर के द्वारा कराए गए जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल वेंडर है। इसके जीएस या फिर बाकी के अन्य सब्जेक्ट्स के जो सवाल जब आंसर की आने के बाद देखे गए तो सबके पॉइंट ऑफ व्यूज एक ही तरीके के थे कि ये क्या फिजूल पढ़ती इन्होंने आपके इस एग्जामिनेशन के अंदर करी है। वो वाली साइड थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रखता हूँ क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है काफी एफर्ट जो हम सभी लोग लगा रहे हैं कि वेंडर बदला जाए, बट स्टिल हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि आगे आने वाले एग्जाम्स आपका शायद यही वेंडर कराए। एक सर्टेन पैसा चला जाता है जब किसी की बिडिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर आपके साथ इस वीडियो के अंदर जो स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जामिनेशन के अंदर जीएस के सवाल पूछे गए थे उन पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। सवाल किस तरीके के थे, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, और इन संबंधित सवालों के इर्द गिर्द की जानकारी भी अगर हमें इस सेशन से मिल पाए तो हमारे लिए अपकमिंग एग्जामिनेशंस के अंदर अपने आप को तैयार करने का एक सही डायरेक्शन मिलेगा। तो मैं सिर्फ इस स्टेनो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने पर जोर दूंगा। वेंडर बदला जाए या फिर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस को सेट करने का कोई नया तरीका एसएससी इंट्रोड्यूस करे, उन सभी प्रोबेबिलिटीज को साइड में रखते हुए स्टेनोग्राफर जीएस क्वेश्चंस का डिस्कशन हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट के कल को अगर यही आपकी एजेंसी आपका एग्जाम कवर कराए तो आप लोग तैयार रहें, आपको आइडिया हो कि हाल ही में इस एजेंसी के द्वारा कराए गए एग्जाम के अंदर जो जीएस के सवाल थे वो किस प्रकार के थे, किस किस तरीके के पैटर्न पर सवाल पूछे गए और आगे आने वाले एग्जाम्स को लेकर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये वीडियो फायदेमंद लगे तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम 6 अगस्त की शिफ्ट नंबर 1 में पूछे गए जीएस के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन अपने इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी पर आपके इस सेशन की जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगा। और भी काफी सारे कोर्सेज मेरे इस ऐप पर आपको नजर आएंगे, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप जरूर देखिएगा। पहला सवाल, मैच दी कॉलम विद देयर डिस्क्रिप्शंस, यानी कि यहां पर आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी। कॉलम नंबर ए के अंदर इन्होंने कुछ लॉज दिए हैं, कॉलम नंबर बी के अंदर इन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, उन लॉज का डिस्क्रिप्शन दिया है जिन लॉ को इन्होंने कॉलम नंबर ए के अंदर पूछा है। और हमें इन दोनों को क्या करना है, मैच करना है। ए बी सी के रूप में आपको तीन लॉ दिए गए हैं और इनका विवरण, इनका डिस्क्रिप्शन 1 2 3 के फॉर्म में दिया गया है। इन्हें हमें मैच करना है। सवाल को देखकर घबरा मत जाना, ओ माय गॉड इतना बड़ा सवाल, स्किप कर देता है। पहले एक बार पढ़ लेंगे कि पूछ क्या रहा है। तो पहले सवाल के इस कॉलम नंबर ए के अंदर इन्होंने कुछ लॉज दिए हैं, जैसे कि पहला इन्होंने दिया है लॉ ऑफ डिमांड, दूसरा इन्होंने दिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, तीसरा इन्होंने दिया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अगर किसी ने कभी भी मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस ली हैं, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि आप स्टूडेंट इस सवाल को एक रीडिंग में ही करेक्ट कर पाएंगे। मैं अपने इकोनॉमिक्स चैप्टर के अंदर इन बेसिक लॉज को डिस्कस करता हूं और वही सेम डिमांड्स या फिर लॉज आपको इस सवाल के अंदर पूछे गए हैं। एक एक करके सारे के सारे लॉ पहले मैं आप लोगों के सामने स्टेट करूंगा, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एग्जाम्पल के साथ, ताकि इन लॉज को आगे अगर आपके एग्जाम में पूछ लें तो आप तैयार रहें। पहला इन्होंने पूछा है मांग का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड। आपसे मैं कहूं कि किस प्रकार से आप अपने इस लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि बाकी की चीजों को आप इक्वल रखिए। जैसे जैसे किसी भी वस्तु का जो प्राइस है वो गिरता है तो उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड होती है ना, वो क्या करने लगती है, वो बढ़ने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को सेशन के अंदर भी बताता हूं कि भाई मान लीजिए कि आपके पास शुगर है और शुगर के प्राइस में आपने इंक्रीमेंट देखा, आपने बढ़ोतरी देखी, या फिर शुगर के प्राइस में आपने फॉल देखा। अगर चीनी की कीमत में गिरावट हुई है तो लोग उसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बाई करेंगे। और अगर चीनी की जो कीमत है वो बढ़ेगी तो लोग उसकी डिमांड में क्या करेंगे,
कम ही करेंगे कि भाई इसकी कीमत बढ़ रही है, हम इसको कम खरीदते हैं। तो यही तो होता है लॉ ऑफ डिमांड, कि भाई बाकी की चीजों को आप इक्वल रखिए थोड़ी देर के लिए, जैसे जैसे आपका जो वस्तु का प्राइस है वो अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी जो डिमांड करी जा रही है वो आपका गिरती है, और अगर जो कीमत है उस वस्तु की वो बढ़ती है तो क्वांटिटी की डिमांड आपकी गिरती है। ये वाली बात क्लियर है? लॉ ऑफ डिमांड से लेकर कोई भी कठिनाई नहीं होती है, बहुत ही बेसिक सी बात होती है। तो चलो एक बार देख लेते हैं कौन से कॉलम नंबर बी के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इंक्रीजिंग इनपुट लीड्स टू डिक्लाइनिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, कोई मतलब नहीं है लॉ ऑफ डिमांड से इसका। दूसरा देखिए, डिमांड एंड प्राइस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस व्हेन इनकम इंक्रीजेस, आय बढ़ते पर मांग और कीमत विपरीत दिशाओं में चलती हैं। अभी मैंने बताया ना, जब शुगर का प्राइस गिरा तो लोगों ने क्या किया, ज्यादा बाई किया। अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोगों ने कम बाई किया। तो ये क्या था, एक ऑपोजिट मोमेंट था ना आपके प्राइस के और डिमांड के अंदर। तो यही हो जाएगा ना आपका लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको यहां पर ए के साथ क्या मैच करना था, टू मैच करना था। ठीक है, दूसरा देखेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि घटते सीमांत उत्पाद का नियम। इसको पढ़ के अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया। इसको बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे आपने एग्रीकल्चर में देखा होगा, आपके पास एक फिक्स एरिया है, आपके पास एक फिक्स जमीन है, आपने इस पर कुछ लेबर लगा दी काम करने के लिए। अब जैसे जैसे आप लेबर को इंक्रीज करते चले जाएं, आप और लेबर लाते जा रहे हैं और लेबर लाते जा रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे आप और लेबर ऐड करते चले जा रहे हैं एक फिक्स जमीन में, तो पर वर्कर का जो आउटपुट होता है वो क्या होने लगता है, वो घटने लगता है ना। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि जो ज्यादा यूनिट्स हैं वेरिएबल इनपुट की, जैसे कि लेबर, उस कंडीशन में क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो इनिशियली क्या होता है, बढ़ता है। आप एक आदमी लेकर आए, आपको काम में करने में अच्छा लगेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते चले जा रहे हो, तो आपने देखा कि पर वर्कर का जो आउटपुट था वो तो रिड्यूस होने लग गया। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इनिशियली तो वो बढ़ेगा, जब शुरुआत में आपने कुछ लेबर लाकर काम पर लगाया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ज्यादा अच्छे से काम निकला। लेकिन और जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि लेबर आप लाते चले गए, इनपुट के यूजेज की वजह से वो जो आपका पर वर्कर आउटपुट था वो डिक्लाइन होने लगता है, वो गिरने लगता है। इसी को हम कह देते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। यार घबरा मत जाना कि पहले सवाल ही ऊपर से जा रहा है, बाकी के सवालों को हम कैसे करेंगे। पहला सवाल थोड़ा सा लेंदी है तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, इसलिए एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। तो यहां पर हमारा बी का जो मैच चला जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, थर्ड के साथ। तीसरा देखेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, यानी कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम। क्या होता है भाई ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस? अगर मैं एक ब्रॉडर व्यू देखूं कि भाई आप इंक्रीजिंग कर रहे हैं या फिर कमी कर रहे हैं और आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, कब, जब आपने एक वेरिंग इनपुट को क्या करा, वेरी करा और बाकियों को कांस्टेंट रख दिया। यानी कि यहां पर आप देखिए कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको जो इनपुट है वो इंक्रीजिंग नजर आएगा, और इस इंक्रीजिंग इनपुट की वजह से आपको मार्जिनल प्रोडक्ट में डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर सी का जो कनेक्शन रहेगा भाई वो आपका 1 के साथ रहेगा। तो आपका करेक्ट फॉर्मेट क्या बन जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही बैठेगा। आगे एग्जाम में मिले तो इसको आप लगा सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहे हो कि सर ये वाला सवाल ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा है, इसको अटेम्प्ट करने में ज्यादा और सुनने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। सारे के सारे सुनने हैं। Which Indian state has the highest proportion of its workforce population engaged in agriculture? भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? अब यार ये डेटा आप लोगों के सामने ना मल्टीपल रिपोर्ट्स के जरिए आते रहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर है एग्रीकल्चरल वर्कर्स का, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और मेजर जो एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश के अंदर आप प्रोड्यूस होती हुई देखेंगे, उसमें आपको कौन कौन सी नजर आएंगी? उसमें आपको व्हीट नजर आ जाएगा, इसमें आपको शुगर केन नजर आ जाएगा, इसमें आपको राइस नजर आ जाएगा। तो इसका आंसर तो भाई उत्तर प्रदेश जाएगा। देखो यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल आप लोगों से पूछा गया है, पंजाब की बात करूं भाई, तो आप लोगों को पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का हब रहा है पंजाब। बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी पंजाब राज्य के अंदर देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पर मैकेनाइजेशन, आधुनिकीकरण बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से जो वर्कफोर्स है ना, वो उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में पंजाब से रिलेटेड मैंने कुछ बात आपको बताई। इसी प्रकार से बिहार के बारे में बात करते हैं भाई। एग्रीकल्चर में परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट आप ऐसे मान लीजिएगा कि 70% जो वर्कफोर्स है वो आपको एग्रीकल्चर के अंदर बिहार में नजर आएगा, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है ना वो कम है उत्तर प्रदेश से। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उत्तर प्रदेश आंसर रहेगा, लेकिन अगर मैं बाय परसेंटेज ऑलमोस्ट वर्कफोर्स का 70% बात करूं, तो ये आपको एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व नजर आएगा इन परसेंटेज। लेकिन इन्होंने पूछा था हाईएस्ट प्रोपोर्शन जो आपका वर्कफोर्स का, पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज है, तो उसमें हमें उत्तर प्रदेश आंसर करना है। ठीक है। राजस्थान की बात करें आपके इसी कॉन्टेक्स्ट में, वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज है। देखो एरिया वाइज राजस्थान आपको पता है सबसे बड़ा है, लेकिन राजस्थान के अंदर एक चीज आप देखते होंगे कि जो डेजर्ट वाला एरिया है वो इस राज्य की एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को कहीं ना कहीं लिमिटेड कर देता है। तो आपको इस सवाल के अंदर एक चीज पता चल गई कि भाई जो हाईएस्ट वर्कफोर्स है इसको आप इक्वल नहीं कर सकते कि उसकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी भी होगी। ये भी तो देखना होगा ना उस राज्य के अंदर कृषि योग्य जगह कितनी है। तो वो वाली बात आपकी इस राजस्थान के साथ साइड बैठती है। तो फिलहाल इस सवाल का आंसर आप लोग उत्तर प्रदेश आंसर करेंगे। अगला सवाल देखेंगे भाई। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस? ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता यानी कि लाउडनेस को निर्धारित करता है? पिच, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर एम्पलीट्यूड? सभी लोग आंसर कर चुके होंगे मुझे लगता है एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड को कैसे हम देखते हैं या फिर इसको हम किस प्रकार से ऑब्जर्व कर सकते हैं? आप ये मानिए जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का, उतना ज्यादा ही आपको लाउडर नजर आएगा आपका साउंड, है ना। जैसे जो लाउड स्पीकर के वाइब्रेशंस होते हैं उसी को तो हम क्या कहते हैं, उसी को तो हम एम्पलीट्यूड मेजर के रूप में देखते हैं। यानी कि जो लाउड स्पीकर का वाइब्रेशन है उसको मैं एम्पलीट्यूड मेजर के रूप में बोल सकता हूं आप लोगों से। तो एम्पलीट्यूड ही आपका किसी भी साउंड की लाउडनेस को डिटरमाइन करेगा। इसी प्रकार यहां पर आपको पिच एक वर्ड दिया गया है जिसको स्वर ऊंचाई भी हम कहते हैं। पिच का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी को दर्शाने की बात कर रहा है, यानी कि एक श्रिल साउंड आप लोगों को देता है। ओके। वेवलेंथ, वेवलेंथ से आप क्या समझते हैं? वेवलेंथ होती है जो एक वेव के नियरेस्ट क्रेस्ट होता है ना, उनके बीच की डिस्टेंस, उसको आप वेवलेंथ के रूप में डिनोट करते हैं। और ये जो वेवलेंथ होती है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये चीजें याद रखेंगे। अभी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों ने सुनी होगी, ये पिच को कंट्रोल करती है। पिच को कंट्रोल करने का काम करती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ये लाउडनेस से संबंधित नहीं है। तो यहां पर जो आपका संबंधित आंसर रहता कि भाई साउंड की लाउडनेस को जो डिटरमाइन करता है वो क्या करता है, वो उसका एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है। चलिए भाई। वेज राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन थे यार? सभी लोगों को रटा हुआ होगा, मुझे लगता नहीं है इस सवाल को आंसर करने में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी। पृथ्वीराज चौहान आप आंसर कर देंगे। चौहान जी के बारे में दुनिया भर की कथाएं आप लोगों ने सुनी होंगी, शाहमना डायनेस्टी से संबंधित है। मोहम्मद गौरी को ये 1191 में
जो पहला बैटल ऑफ तराइन था उसके अंदर हराते हैं, लेकिन ये जो गौरी है फिर वो वापस आता है 1192 में। और फिर इस 1192 वाले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जी की इसमें डिफीट का सामना करना पड़ता है। देखो यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम दिया गया है, बप्पा रावल का नाम दिया गया है, राणा सांगा का नाम दिया गया है। इनसे रिलेटेड भी आपको छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि हेमचंद्र विक्रमादित्य की जब हम बात करते हैं ना, तो इनका संबंध 16th सेंचुरी के अंदर आप देखते हैं, जो 1556 के अंदर एक बैटल हुआ था। कौन सा बैटल? अकबर के अगेंस्ट। अकबर के अगेंस्ट आपका पानीपत वाला जो युद्ध हुआ था, पानीपत, ये सेकंड युद्ध जो पानीपत का था, तो वो आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य के द्वारा ही लड़ा गया था। ठीक है। अभी बप्पा रावल के बारे में सुना है आपने? इनका संबंध है 8th सेंचुरी से, 8वीं शताब्दी से इनके जिक्र मिलते हैं। ये मेवाड़ के रूलर हुआ करते थे, तो मैं यहाँ पर इनका संबंध मेवाड़ रीजन से कर देता हूँ। राणा सांगा के बारे में आपको पता है कि एक बैटल लड़ा गया था 1527 में, और ये राणा सांगा का बैटल था बाबर के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाबर, और इस बैटल को क्या कहा गया था? बैटल ऑफ खानवा। तो ये वाला बैटल भी आप याद रख लीजिएगा यहीं पर लगे हाथों। ठीक है। अगला देखेंगे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद रेस्पेक्ट टू द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित है? यार आप लोगों ने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी इस सवाल को गलत करेगा। इन्होंने पहले ऑप्शन में दिया है 12th शेड्यूल, और इसका संबंध ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आप लोग मुझे बताइए कि 12वीं जो अनुसूची है हमारे संविधान की, वो कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड करी गई? पहला सवाल तो ये। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में ऐड करी गई थी। और आपके इस 12th शेड्यूल के अंदर 18 सब्जेक्ट्स किससे संबंधित? अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड शामिल करे गए, जिसमें अर्बन प्लानिंग के बारे में, सैनिटेशन के बारे में बताया गया। तो ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से तो संबंधित नहीं है यार, इसको आप गलत कर देंगे। दूसरा है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल का संबंध इन्होंने दिया है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। क्या ये सही सुमेलित है? ये वाला इन्होंने सही यहां पर कनेक्ट करके दिया है। यहां पर मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं इस 11th शेड्यूल से। बताइए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसको ऐड करा गया था? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से इस 11th शेड्यूल को ऐड करा गया था, जिसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स रख के, 29 विषय रख के, जो पंचायती राज के अंदर आने थे, एग्रीकल्चर से संबंधित, रूरल रूट से संबंधित, पॉवर्टी को खत्म करने से संबंधित रखे गए थे। 10th शेड्यूल का संबंध देखिए इन्होंने किससे दिया है? लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये सही है? 10th शेड्यूल के अंदर क्या आता है? एंटी डिफेक्शन लॉ, ना कि ये लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, जो दल बदल कानून है, कब ऐड करा गया था? 1985 में, जब राजीव गांधी जी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, है ना। 9th शेड्यूल इन्होंने दिया है एलोकेशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ये भी गलत है यार। 9th शेड्यूल को ऐड करा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 में। और ये जो 9th शेड्यूल है, इसके अंदर कुछ आपको जो जुडिशियल रिव्यू के अंदर लैंड रिफॉर्म्स के प्रोटेक्शन को इन्होंने दिया है। तो ये आपका सही वाला जो था ना इसमें, ये 11th शेड्यूल वाला ऑप्शन था, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत वाला। ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द शिफ्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज? कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगेन ये वाले सवाल को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं हमारा जो इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर था उसके अंदर, और बहुत ही आसान है। ऐसे नहीं है कि इस टर्म को आप लोगों को कभी समझाया ना गया हो या फिर इस पर आपकी कभी बातें ना हुई हो।
बेसिक तरीके से इस चीज को आप लोगों से पूछा जाता है। अब इसके ऑप्शंस देखिए, इसके ऑप्शन से आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण। इस शब्द को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अगर कोई भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्रीज का ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रहा है, बट जरूरी नहीं है कि मतलब इसमें कोई एग्रीकल्चर से मूव कर रहा हो। इसमें तो बस आपका ये है कि जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रो कर रही है, तो शिफ्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, ये वाली बात तो इसके अंदर नहीं नजर आती है। दूसरा है अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। अर्बनाइजेशन से आप क्या समझते हैं कि जो टाउन्स हैं, जो सिटीज हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है जनरली, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होती है, आपका औद्योगिकरण की वजह से होती है, किसी भी टाउन का या फिर किसी भी सिटी का ग्रो करना। ठीक है, तो इसमें भी कोई आपका एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरफ शिफ्ट को लेकर बात हमें नहीं नजर आती है। तीसरा ऑप्शन यहां पर इन्होंने आपको दिया है ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन। ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन रेफर करता है जो एक शिफ्ट है कि प्राइमरी जो आपका इंडस्ट्री होती है या फिर प्राइमरी सेक्टर होता है, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के रूप में देख सकते हैं, उससे आप शिफ्ट देख रहे हैं किधर की तरफ, सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरफ या फिर टर्शरी इंडस्ट्री की तरफ, जिसमें कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाएगा या फिर आपका सर्विस सेक्टर आ जाएगा, सेकेंडरी या फिर टर्शरी की तरफ। और ये जो आपका शिफ्ट है, इसी को हम ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन के रूप में कंसिडर कर लेते हैं। और यही इन्होंने हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी बन गया भाई इसमें आपका। इकोनॉमिक ट्रांजिशन यानी कि आर्थिक संक्रमण क्या होता है? ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, जैसे कि कोई एग्रेरियन इकोनॉमी थी पहले, अब वो एग्रेरियन इकोनॉमी पूरी की पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ या फिर औद्योगिकरण की तरफ शिफ्ट हो रही है। इकोनॉमी एज अ होल, उसको हम इकोनॉमिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहां पर इन्होंने पूछा था कि भाई एग्रीकल्चर के वर्कर्स का इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरफ जो शिफ्ट है उसको हम क्या कहते हैं? तो वो होता है उनका ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन। आसान है एकदम। चलिए अगला देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया एफटीए? बिम्स्टेक का जो ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है, उसका प्रमुख उद्देश्य इन्होंने आपसे पूछा है। होता है क्या है ना, करंट अफेयर में जब कभी भी आपको किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट सुनने के लिए मिले या फिर किसी बात पर चर्चा होती हुई नजर आए, तो वहां पर ऐसे टर्मिनोलॉजीज या फिर ऐसी किसी बात, किसी ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव या फिर गोल हमें पता होना चाहिए। जब कभी भी बिम्स्टेक के फ्री ट्रेड एरिया को लेकर बात होती है, तो आप ऐसे मान लीजिएगा कि ये जो टैरिफ्स वगैरह लगाए जाते हैं उनको कम करने पर बात करता है। जो दो देशों के बीच में व्यापार होता है, ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसको बूस्ट करने की बात करते हैं। जो इस बिम्स्टेक के क्या है, मेंबर है। इस बिम्स्टेक के मेंबर में आपको कौन कौन नजर आ जाएंगे? आपको बांग्लादेश नजर आ जाएगा, आपको इसमें भूटान नजर आएगा, इंडिया नजर आएगा, म्यांमार नजर आएगा, नेपाल नजर आएगा, श्रीलंका नजर आएगा, थाईलैंड नजर आएगा। तो इनके मेंबर्स के बीच में अगर कोई भी टैरिफ्स लगे हुए हैं उनको कम से कम करा जाए, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट करा जाए, जो भी इसके सदस्य है, मेंबर्स हैं वो। तो इसमें हम ऑप्शंस के जरिए एक बार देख सकते हैं कि इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है। कल्चरल एक्सचेंजेस बिल्कुल नहीं। रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड एनहेंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु ये फ्री ट्रेड एरिया यानी कि इस बिम्स्टेक का प्राइमरी गोल आपको नजर आता है। ठीक है, एफटीए का कोर एम ये थोड़ी ना है कि वो कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स? जो कि रिब्ड वॉल्स, पॉइंटेड आर्चेस, फ्लाइंग बटरेसेस एंड स्टेनलेस ग्लासेस विंडो के अंदर आपको नजर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुशैली इन विशेषताओं से परिभाषित होती है, जिसमें रिब्ड वॉल्ट, नुकीले मेहराब, फ्लाइंग ब्लेड्स या फिर रंगीन कांच की खिड़कियां नजर आती हैं? होता क्या है ना, आपको अलग अलग प्रकार की आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की कुछ विशेषताएं बताई जाती हैं। जैसे कि 12वीं सेंचुरी से 16वीं सेंचुरी के अंदर आपको एक कल्चर बहुत ज्यादा विकसित होता हुआ नजर आया, जिसको कहा गया गॉथिक वास्तुकला या फिर गॉथिक कल्चर। ये मेडिवल यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा फेमस था। इसके अंदर जो सीलिंग्स हुआ करते थे वो हाई काफी हुआ करते थे। पॉइंटेड आर्चेस, जो इन्होंने यहाँ पर बात करें, आर्चेस को पॉइंटेड रखा जाता था। स्टेनलेस ग्लास का यूज करते थे। तो पेरिस के अंदर ना एक डोम है, उसका नाम मेरे को नजर नहीं आ रहा है, नोत्रे डोम, नोत्रे डोम करके कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोत्रे डोम।
नोत्रे डोम। इसके अंदर इसी गोथिक वास्तुकला का यूज करा गया है। तो इन्होंने कुछ फीचर्स दे दिए आपको कि ये पॉइंटेड आर्चेस कहाँ पर है, रेप्ड वॉल्स कहाँ पर है, फ्लाइंग बट्रेसेस कहाँ पर है, स्टेन्ड ग्लासेस विंडोज कहाँ पर यूज हुई हैं। तो ये इस गोथिक वास्तुकला या फिर कल्चर से आपकी संबंधित है। तो देखो जो बाकी के ऑप्शन है जैसे कि डेक्कन आर्किटेक्चर है, इसके अंदर जो हमारे भारत का एक रीजनल स्टाइल आपको नजर आता है, जैसे कि गोल गुंबज आपका इसी डेक्कन स्टाइल का एक एग्जाम्पल है। बीजापुर, वो भी आपका इसी डेक्कन आर्किटेक्चर का एक प्रकार से एग्जाम्पल है। मुगल वाली जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो आपको सभी को पता होगा। इसमें आपको पर्शियन और पर्शियन के साथ इंडियन, ये एक ब्लेंड देखने के लिए मिलता है, एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। जैसे हमारा ताजमहल है, उसमें आपको ये पर्शियन और इंडियन एक प्रकार से चीजें नजर आती हैं। हुमायूं का टॉम्ब है, उसमें आपको मुगल शैली नजर आती है। फिर ये इन्होंने इंडो इस्लामिक एक आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में पूछा है। ये एक जनरल स्टाइल है जिसमें इस्लामिक फीचर्स दर्शाए गए हैं, जैसे कि आपको आर्चेस नजर आते हैं, आपको डोम्स नजर आते हैं विद इंडियन ट्रेडिशंस। वो इंडो इस्लामिक शैली से आपके बनते हैं। तो ये जो गॉथिक कल्चर है इसकी विशेषताएं इन्होंने यहाँ पर दी थी, जो कि आपका एग्जाम्पल भी मैंने बताया। पेरिस के अंदर एक नोटरी डोम है, उसके अंदर ये आपके फीचर्स नजर आते हैं। उनके कुछ विशेषताओं के साथ इन्होंने उस कल्चर के बारे में आपसे यहाँ पर पूछ लिया। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। हाउ डज आर्टिकल 356 इम्पैक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो संघीय संरचना है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है ये आपका आर्टिकल 356। पहली चीज, आर्टिकल 356 किससे बात करता है? जो राष्ट्रपति का शासन लगता है। जब किसी भी राज्य की सरकार को आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना फंक्शन करने में असमर्थ देखते हैं तो वहां पर का राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, इस आपके अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अब इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। ये इंश्योर करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ऐसी तो कोई भी बात नहीं है कि इससे आपकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो रही हो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इसको इससे इन्फोर्स कराया जाता है, यानी कि सहकारी संघवाद को ये लागू करता है, बिल्कुल नहीं है। ये डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने का यानी कि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। ये केंद्र को अलाउ करता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या कर ले, बर्खास्त कर दे। भाई ये तो एक प्रकार से वीक कर रहा है ना फेडरलिज्म को, क्योंकि वहां पर सेंटर क्या कर सकता है, डायरेक्ट कंट्रोल ले रहा है किसी भी स्टेट के ऊपर। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी इन्होंने यहां पर दिया है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर आर्टिकल 356 का एक इंपैक्ट के रूप में हमें नजर आता है। ठीक है। विच इंडियन स्पेस मिशन मार्क द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ 104 सैटेलाइट इन अ सिंगल मिशन? ये यार आपने काफी टाइम पहले इस पर चर्चाएं सुनी होंगी। इससे रिलेटेड आप लोगों ने देखा होगा कि आपका करंट अफेयर में बहुत ज्यादा बातें पूछी जाती थी। तो कई सारे इन्होंने आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं। तो 2017 की ये बात है, जब ये PSLV C-37 जो इन्होंने ऑप्शन यहां पर दिया है ना, इसने लॉन्च किया था इन 104 सैटेलाइट्स को, जिसमें 101 फॉरेन कंट्रीज की भी सैटेलाइट इंक्लूड थी। और ये सिंगल मिशन था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था हमारे देश की स्पेस एजेंसी का। तो ये आपका इसमें सी ऑप्शन रहेगा। काफी चर्चित है। अब आप बोलोगे कि सर जी 2025 में पेपर करा रहे हैं, 2017 की बात पूछ रहे हैं, लेकिन यार ये तो स्टैटिक सवाल हो गया ना। ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जहां पर 104 सैटेलाइट हमारे इस PSLV C-37 के द्वारा लॉन्च करी गई थी। ठीक है। इन विच ईयर वर द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में जो प्रमुख आर्थिक सुधार लाए गए थे वो किस वर्ष लाए गए थे? सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, 1991। 1991 में क्या होता है ना, इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरे हालात बन गए थे, पेमेंट क्राइसिस आ गए थे। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, कौन? PV नरसिम्हा राव। और इनके साथ में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इस समय पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो मनमोहन सिंह जी थे। इन्होंने लॉन्च करा था एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पूरा पैटर्न, जिसको हम LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। LPG में L आपका लिबरलाइजेशन की बात करता है, P आपका प्राइवेटाइजेशन की बात करता है और G आपका ग्लोबलाइजेशन की बात करता है। और ये जो तीनों के तीनों या फिर ये जो LPG रिफॉर्म्स लाए गए, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारे भारत के अंदर आ सके, जो ट्रेड बैरियर थे उनको खत्म करा जाए और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको थोड़ा सा डीरेगुलेट करा जाए।
तो 1991 के अंदर ये मेजर रिफॉर्म्स हमारे देश के अंदर लाए गए थे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी थे। एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से इनको जाना जाता है, जिनको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में जानते हैं। द टर्म ड्यूस, ये स्पोर्ट्स टर्म्स से रिलेटेड आपका सवाल है। देखो ड्यूस के, अगर आप क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट बोल रहा हूं, अगर आप स्पोर्ट्स प्रेमी हैं तो आप लोगों ने देखा होगा बैडमिंटन के अंदर भी शायद ये होता है और ये टेनिस के अंदर भी होता है। जब इधर आपका एक खिलाड़ी है, इधर आपका एक खिलाड़ी है, तो एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर ना बराबर बराबर स्कोर हो, यानी कि टाई की सिचुएशन हो। जैसे कि टेनिस में जैसे 40-40 स्कोर है तो वो टाई है। अगर ये ड्यूस को जीतना चाहते हैं तो कोई भी प्लेयर, चाहे तो ये वाला या ये वाला, उनको 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट करने पड़ेंगे। अगर इसको जीतना है तो इसको 2 पॉइंट करने पड़ेंगे, फिर एडवांटेज पहले लेना पड़ेगा। जैसे ड्यूस हो गया तो टाई है, फिर अगर ये स्कोर कर देता है तो इसके पास एडवांटेज आ जाता है, यानी कि अगर इसने एक और कर दिया तो पॉइंट इसका हो जाएगा। और फिर इसमें अगर एक और इसने कर दिया तो वो इसका क्या हो जाता है, विनिंग पॉइंट हो जाता है। तो ये टेनिस से संबंधित है। इसमें आप सी ऑप्शन मार्क करेंगे, ना तो फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, तीनों में से किसी में नहीं है ये वाला टर्म। चलिए, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ लेजिस्लेटर्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ? सभी लोगों को पता है, यहाँ पर आंसर सभी को पता है कि ये 10th शेड्यूल है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड अपने साथ प्रोविजन रखता है। मैं यहाँ पर एक और सवाल पूछता हूँ कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ को किसके प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान लाया गया था? तो आप लोगों को राजीव गांधी जी का नाम याद रखना है। और जिस अमेंडमेंट के जरिए इसको लाया गया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। इसके जरिए इस 10th शेड्यूल को हमारे संविधान के अंदर ऐड करा गया था कि अगर कोई भी एमपी या फिर कोई भी एमएलए है, अगर उन्होंने अपनी पार्टी के साथ दगाबाजी करी है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है यार? सभी को रटा हुआ होगा, ये पंचायत से रिलेटेड है। 8th शेड्यूल किससे बात करता है? ये हमारे संविधान के अंदर जो लैंग्वेजेस दी गई हैं उनसे रिलेटेड है। 9th शेड्यूल किस पर बात करता है? ये जो लैंड रिफॉर्म्स है, अभी पीछे भी बात करी थी मैंने, लैंड रिफॉर्म्स लॉ जो है या फिर जो जुडिशरी की इम्यूनिटी है, उनसे संबंधित ये अपने साथ प्रोविजन लेकर आता है। Who was appointed as the CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग इन February 2023? करंट अफेयर का कलेक्शन आप लोगों के पास होना चाहिए। आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि अपनी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो एप्लीकेशन पर मेरे एप्लीकेशन का नाम है EDU24। इस पर आपको ना डेली करंट अफेयर के क्विजेस का भी कोर्स मिलेगा और वीकली करंट अफेयर के पीडीएफ भी मिलेंगे। एक बार उनको जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये नीति आयोग के जो इस समय पर बनाए गए थे सीईओ, वो थे BVR सुब्रमण्यम। तो याद रखिएगा, इससे पहले अमिताभ कांत थे, तो अमिताभ कांत को तो आप एलिमिनेट कर देते। ठीक है। कंसीडर दी बिलो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी आदित्य L1 मिशन एंड इट्स पेलोड्स। तो यार ये इस तरीके के सवाल इस बार पूछे गए हैं स्टेटमेंट वाइज। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि इस यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लासेस को फॉलो करता है, तो मेरी शाम में जो ल्यूसेंट जीके वाली क्लासेस चलती है, मैं उसमें हर तरीके के सवाल कराता हूँ, यूपीएससी के सवाल, स्टेट पीसीएस के सवाल, और ऐसे स्टेटमेंट वाइज सवाल होते हैं। इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं होती है, थोड़ा सा बस समय लगता है दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ने में। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से करेक्ट है। तो चलो देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से करेक्ट है। इसको लेकर इन्होंने पूछे आदित्य L1 मिशन और उसके पेलोड के बारे में। ठीक है। पहला है, द सूट पेलोड ऑन आदित्य L1 is designed to image the solar disk in the near ultraviolet spectrum to study the temperature and chemical composition of the sun's photosphere and chromosphere। यानी कि आदित्य L1 पर जो सूट पेलोड को सूर्य के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के तापमान और रासायनिक संरचना का अध्ययन करने के लिए निकट पराबैंगनी स्पेक्ट्रम की जो सौर डिस्क की छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। पहली चीज, जो ये सूट है, ये क्या है? ये है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो ये क्या करता है? ये कैप्चर करता है जो सोलर डिस्क है, नियर यूवी स्पेक्ट्रम, उसको, सो दैट के जो सन का फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर उसको स्टडी करा जा सके।
तो पहला वाला तो भाई इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, Solex's instrument is a high-resolution X-ray spectrometer used to study solar flares and active regions in the soft X-ray wavelengths। ये जो सोलेक्स एक्स उपकरण का एक उच्च रेजोल्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका उपयोग नरम एक्सरे तरंग दैर्ध्य में सौर फ्लेयर्स की और सक्रिय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अब इस सोलेक्सिस की बात कर लेते हैं। ये है सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो ये सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करता है और जो एक्टिव रीजन्स होते हैं उसमें एक्सरे के जो वेवलेंथ्स होते हैं उनको यूज करके करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थे, तो इसमें ये बोथ 1 एंड 2 वाले करेक्ट हैं। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। अब ये अगर आदित्य L1 मिशन की डिटेल्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ये मेरे को लगता है ना जो इन्होंने सूट के अंदर दिया है कि क्या कर रहा है, अगर थोड़ा सा भी साइंटिफिक आप टेम्पर अपना यूज करें तो आइडिया लगा सकता है। बट स्टिल अगर कंफ्यूजन है तो स्किप करा जा सकता है, बट ऐसा कुछ कठिन नहीं है ये। Which of the following is not correct statement regarding vacuoles? Vacuoles रिक्तियों के रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है इन्होंने पूछा है। पहला इन्होंने स्टेटमेंट बोला है इन सम प्लांट सेल्स द सेंट्रल वैक्यूल कैन टेक अप मोस्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, यानी कि कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका कोशिका के अधिकांश आयतन को घेर सकती हैं। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वैक्यूल्स सर्व एज स्टोरेज सैक्स फॉर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड, यानी कि रिक्तिकाएं ठोस और तरल दोनों के लिए भंडारण थैलियों के रूप में काम कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। तीसरा है वैक्यूल्स आर जनरली लार्जर इन एनिमल सेल्स देन इन प्लांट सेल्स। बस इन्होंने यहां पर गड़बड़ कर दी कि सामान्यतः पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं। प्लांट सेल्स के अंदर जो कोई सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, वो ऑक्यूपाई करता है 80 से 90% सेल वॉल्यूम। और एनिमल के सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और बहुत ज्यादा न्यूमरस होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट उल्टा दिया है इन्होंने, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें ये यही है नॉट करेक्ट ही चूज करना था। ठीक है जी। नेम द इंडियन पोर्ट दैट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। भारत का वह बंदरगाह जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, यानी कि निर्यातक है। होता क्या है ना, हमारे देश के अंदर करंट अफेयर के अंदर आप मल्टीपल रिपोर्ट्स को देखते हैं जो कि कभी कभी पोर्ट से रिलेटेड होती है, कभी कोई एयरपोर्ट से रिलेटेड होती है, तो उनका किसी पर्टिकुलर एरिया में जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर वो डेटा सामने आता है। उसी डेटा को लेकर इन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि आयरन ओर को लेकर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के रूप में इन चार में से कौन सा नजर आएगा। तो इसमें आपको नाम याद रखना है, ये मरमगांव बंदरगाह का नाम। ये गोवा का एक मेजर पोर्ट है जो कि आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने में अपना एक स्पेशलाइजेशन अपने साथ रखता है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर आपको एक और बंदरगाह या फिर पोर्ट का नाम दिया गया पारादीप, ये मेनली हैंडल करता है किसको, कोल के एक्सपोर्ट को, या फिर जैसे क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट होता है, या फिर फर्टिलाइजर्स, इनके लिए ये पारादीप पोर्ट फेमस है। विशाखापट्टनम बंदरगाह को लेकर आप अगर याद रख पाए तो याद रखिएगा, ये आयरन को भी हैंडल करता है, बट ऐसा नहीं है कि वो सर्वाधिक करता है। तो इसमें मैं आयरन कहूंगा, लेकिन सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा तो आप मरमागाओ पोर्ट ऑफ गोवा का ही आंसर करेंगे। चेन्नई पोर्ट का भी इन्होंने नाम दिया। चेन्नई पोर्ट जो जनरल कार्गो होता है, जो कार्गो शिप्स वगैरह होता है, ये उनको हैंडल करता है, कंटेनर्स वगैरह को हैंडल करता है। तो इसमें आपका ये जो मरमागाओ बंदरगाह इन्होंने दिया है, इसका सही आंसर रहेगा। Which union territory has the highest population density as per census 2011? यार सेंसस 2011 से रिलेटेड आप लोगों के पास खूब सारे फैक्ट होने चाहिए। इन्होंने पूछा है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसमें आपका दिल्ली रहेगा यार। 2011 के सेंसस के अनुसार हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूनियन टेरिटरी की आपको दिल्ली में नजर आएगी। वैसे तो देखो चंडीगढ़ के अंदर भी है, बट दिल्ली से कम है। ठीक है, पुडुचेरी और लक्षद्वीप तो एरिया वाइज भी कम है और उतना ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं भी नजर आता है, तो दिल्ली इसमें आंसर रहेगा। गिवन ब्लो आर दी स्टेटमेंट्स इन असर्शन एंड रीजन, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। देखो आपको यहाँ पर असर्शन रीजन वाला सवाल पूछा है। घबराइएगा मत इसको देखकर। है क्या, यहाँ पर आपसे ना ये एक असर्शन दे रहे हैं, एक दावा कर रहे हैं
और फिर उस दावे का दूसरी जगह पर रीजन बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। और आपसे ऑप्शन ये पूछ रहे हैं कि जो दावा करा गया है और जो कारण दिया गया है वो दोनों सही है, और जो कारण है वो आपके दावे को सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देता है। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों चीजें ठीक है लेकिन जो कारण दिया है वो दावे का एक्सप्लेनेशन सही नहीं देता है। फिर आपका दावा सही है, कारण गलत है, और बाकी के दोनों ही गलत है। तो आपको ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि कह क्या रहे हैं। असर्शन में कह रहे हैं द नेमिंग ऑफ गुड फ्राइडे as a positive term is universally accepted among Christian scholars and traditions। यानी कि गुड फ्राइडे को लेकर एक सकारात्मक शब्द के रूप में नामित करना ईसाई विद्वानों और परंपराओं के बीच सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, ये इन्होंने बोला है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है यार, है ना, ये वाली तो चीज बिल्कुल ठीक है। दूसरा, द डे इज टर्म गुड टू सिग्निफाई द पॉजिटिव थियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द जीसस सेक्रिफिशियल डेथ। क्या ये वाली चीज ठीक नहीं यार? ये इन्होंने पूछा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, देखो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो नहीं है ना यार, ये एक पॉजिटिव टर्म है गुड फ्राइडे, बट इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं करा जाता है। मैंने ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यहां पर स्किप कर दिया था, ध्यान। तो क्रिश्चियन स्कॉलर्स करते हैं लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं करा जाता है, तो ये ए इन्होंने गलत दिया है भाई। और ये दूसरे रीजन में कह रहे हैं कि ये जो टर्म गुड है वो सिग्निफाई करता है पॉजिटिव थियोलॉजिकल मीनिंग जीसस की सैक्रिफिशियल डेथ को, ये चीज ठीक इन्होंने दी है। ठीक है, तो इसमें असर्शन गलत है, रीजन सही है, यानी कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये सी वाला जो ऑप्शन है ना ये सही जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए भाई। विच सिटी इज होम टू द क्रिकेट ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम? यार सभी लोगों को पता है, अगर आप में से कोई भी क्रिकेट प्रेमी है आपको 2011 वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप याद होगा। धोनी का छक्का याद होगा श्रीलंका के अगेंस्ट में जो मारा था, वो इसी वानखेड़े स्टेडियम में मारा था ना, तो ये मुंबई के अंदर लोकेटेड है। ठीक है। What is a major difficulty in the data collection process for the happiness index across different countries? विभिन्न देशों में जो हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़े एकत्र करने में प्रमुख कठिनाइयां क्या-क्या हैं? तो एक बार ऑप्शंस के जरिए देखते हैं कि क्या-क्या कठिनाई दी गई है। पहला, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एडवर्टाइजिंग। देखो ये तो कोई बात नहीं है कि आपका अलग-अलग कंट्रीज से हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर डेटा कलेक्शन में इनके पास फाइनल रिसोर्सेज ना हो उसका ऐड चलाने के लिए, तो ये तो गलत है। रिकॉर्डिंग ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एक्यूरेटली, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता इससे। अगला है इंश्योरिंग कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म सर्वे मेथड्स ग्लोबली। ये वाला ऑप्शन इसमें सही जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर जो सर्वेक्षण कराने की विधियां हैं उनमें समानता और निरंतरता सुनिश्चित करना, ये प्रॉब्लम होती है कि भाई किसी की वेलबींग हम पता करें, उनका सोशल ट्रस्ट कैसा है, फ्रीडम कैसी है, ये कहीं ना कहीं इन चीजों पर डिपेंड करता है। और इन्हीं को यूनिफॉर्मली और कंसिस्टेंटली तरीके से कराना, ये एक मेजर डिफिकल्टी होती है इस हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन भाई आपका सही रहेगा। आगे बढ़ता है। कंडक्टर रॉड मूविंग विद अ वेलोसिटी v perpendicular to a uniform magnetic field b, if the length of the rod perpendicular to both v and b is l, the induced emf across its end is given by। यार अगर आप में से किसी ने भी थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी है तो आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, आपके कंडक्टर की लेंथ और वेलोसिटी के बीच में एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। और ये जो फॉर्मूला होता है जिससे आप क्या पता लगाते हैं, ईएमएफ, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप लोगों ने क्रिएट करा है उसका पता लगाते हैं। तो ये जो ईएमएफ होता है ये क्या होता है, बी इंटू एल इंटू वी के बराबर होता है। इसमें बी क्या है, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। इसमें एल क्या है, लेंथ है आपके कंडक्टर की। और v क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप इसको परपेंडिकुलरली मूव करा रहे थे। तो ये बी एल वी वाला जो ऑप्शन इन्होंने यहां पर दिया है ये सही रहता। ठीक है, इसे देखिए भाई। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट? एग्जीक्यूटिव ओनली, लेजिस्लेटिव ओनली, जुडिशियल ओनली, या फिर बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव? देखो जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं ना तो एग्जीक्यूटिव रोल भी आपको ये अदा करते हुए नजर आएंगे और अपना लेजिस्लेटिव रोल भी। कैसे? एज अ वीपी यानी कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट
क्या होता है, ये सेकंड हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, जो कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट के रूप में काम करने का अपने पास अधिकार रखते हैं, संवैधानिक अधिकार रखते हैं। तो ये इनका एग्जीक्यूटिव रोल हो गया। अब अगर मैं इनका लेजिस्लेटिव रोल यानी कि इनका जो विधायिका शक्ति है उसकी बात करूं, तो आपको पता है कि ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं, अपर हाउस के। तो ये दोनों काम अपना अदा कर रहे हैं ना, अपना लेजिस्लेटिव रोल भी अदा कर रहे हैं और अपना एग्जीक्यूटिव रोल भी अदा कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा यार। आसानी है, सभी लोगों को आइडिया होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। यहां पर आपको ना कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन्होंने पूछा है कि स्टेट लिस्ट को लेकर सब्जेक्ट बताइए इन चार में से। सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर, ये स्टेट लिस्ट के अंदर ही आता है, तो पहला वाला ही ऑप्शन आंसर आ जाएगा। डिफेंस किसके अंदर आता है आपका, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। बैंकिंग किसके अंदर आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। एजुकेशन किसके अंदर आता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। हुआ क्या था, एजुकेशन पहले कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर नहीं था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा गया था, सभी को पता है, 42वां वाला 1976 के अंदर, जिसके अंदर इस एजुकेशन को निकालकर समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया था। तो इसमें इन्होंने पूछा स्टेट लिस्ट का मुद्दा बताइए, वो पब्लिक ऑर्डर वाला आपका इन चार में से बनेगा। Which of the following is a key reason for the decline in the agricultural sector in India after 1991 यानी कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भारतीय कृषि में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा। एक कारण दिए हैं भाई इन्होंने आपको। आपको पता है कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उनके बाद में जो फोकस था वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, वो इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो देखते हैं इसमें कौन सा एक की रीजन है। राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल क्रॉप्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमेशा से स्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई है। ग्रेटर प्रोटेक्शन थ्रू हायर इंपोर्ट ड्यूटीज, ऐसा भी नहीं है। शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप्स एंड रिड्यूस्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा भाई, कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कैश क्रॉप्स होती थी उसके अंदर इनका शिफ्ट हो गया कि जिससे ज्यादा पैसा बनेगा, जैसे कि कॉटन है, शुगर क्रोन है, और इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ में आपको स्लो डाउन देखने के मिला। तो ये चौथा वाला ऑप्शन में की रीजन के रूप में आप इन चार विकल्प में से मार्क कर सकते थे। आइए भी आगे। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये तीन विचार करने के लिए कथन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से बताओ कि कौन कौन से करेक्ट है। पहला, आपको नाम दिया गया है माधवीपुरी बुच became the first woman to head सेबी in March 2021। अभी स्टैटिक जीके का सवाल है, अब आप ये मत सोचना कि ये करंट अफेयर से इन्होंने पूछ लिया। तो ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने सेबी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड की हेड थी, उसके रूप में इनको बनाया गया था। ठीक है, लेकिन इनको 2022 में बनाया गया था, ये 21 नहीं है, इसको यहाँ से एक को कटा लेना ना, तो 22 दिया है। ठीक है, 2022 है ना, 2022 में इनको पहली महिला ही बनी थी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है तुहिन कांता पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेबी चीफ फॉर 3 इयर्स फ्रॉम February 28 2025। देखो एक करंट अफेयर से सवाल पूछ लिया इन्होंने। तुहिन कांता पांडे को 28 फरवरी 2025 से 3 साल के लिए सेबी का नया प्रमुख नियुक्त करा गया था, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा, सऊदी अरेबिया हैज अवॉर्डेड पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। सऊदी अरब ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित करा था, ये वाला आपका गलत है, ये सऊदी अरेबिया ने नहीं करा था। ये जो हाईएस्ट ऑर्डर है ये मोदी जी को करा गया था, लेकिन ये सऊदी अरेबिया का नहीं है, किसका है, ये कुवैत का है। तो ये वाला इन्होंने गलत करके दे दिया, तो यहां पर ये वाला गलत है, बाकी दोनों करेक्ट थे, तो 1 और 2 करेक्ट वाला आपका ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसमें सही जाएगा। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये वाला स्ट्रेटेजिक से इन्होंने सवाल पूछ लिया। ठीक है, अगला है रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं यार इन्होंने यहाँ पर आपको, और ये पूछ रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो सारों को एक एक करके अच्छे से हम पढ़ने का काम करेंगे। तो पहला, द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एडवेक्शन, यानी कि वायुमंडल का जो ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को संवहन के रूप में जाना जाता है, ये एडवेक्शन नहीं होता है। जब वर्टिकल हीटिंग की बात होती है ना, वो कन्वेक्शन होता है, ना कि एडवेक्शन। तो ये तो गलत दिया इन्होंने।
दूसरा है द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन, यानी कि जो ट्रांसफर है हीट का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के जरिए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के जरिए, इसको इन्होंने क्या दिया है, कन्वेक्शन। ये भी गलत है। जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपका ट्रांसफर करने की हीट की बात कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है एडवेक्शन। ये दोनों उल्टे स्टेटमेंट दिए थे इन्होंने, तो पहले दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तीसरा है लू विंड्स इन द नॉर्थर्न इंडिया ड्यूरिंग समर आर कॉज्ड बाय एडवेक्शन, यानी कि गर्मियों के दौरान भारत में जो लू हवाएं चलती हैं वो संवहन यानी कि एडवेक्शन के कारण होती है। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो सिर्फ तीसरा वाला करेक्ट था, इसीलिए ओनली 3 वाला जो ऑप्शन है ये वाला आपका इसमें सही जाएगा। हाउ मेनी की वेरिएबल्स आर यूज्ड इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टू एक्सप्लेन हैप्पीनेस लेवल। देखो यार, हम हमेशा जब कभी भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हमारा काम होता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, इंडिया की रैंकिंग देख लो। लेकिन इन रिपोर्ट्स के अंदर कुछ ना वेरिएबल्स ये यूज करते हैं कि भाई इन आधारों पर हम हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालेंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल में जीडीपी पर कैपिटा कितनी है, ये एक फैक्टर होता है। ठीक है, सोशल सपोर्ट कैसा है, ये एक इंपॉर्टेंट की वेरिएबल है जिसको इस रिपोर्ट को तैयार कराने में करा जाता है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, ये की रीजन है। फ्रीडम, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, ये एक की रीजन है। एक जेनरसिटी का एक यहां पर ये वेरिएबल यूज करते हैं, और एक और यूज करते हैं, वो करते हैं परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो ये 6 फैक्टर आपको याद रखना है जिनको हैप्पीनेस रिपोर्ट को तैयार करने में यूज करा जाता है। तो ये 6 आपको यहाँ पर याद रखने हैं आगे के लिए, अगर कल को ये पूछे वो 6 कौन कौन से थे, मैंने वो भी बता दिया आपको। कल को हो सकता है सवाल पूछ ले कि बताइए इन 4 विकल्प में से कौन सा वो की वेरिएबल नहीं है जिसको हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को हैप्पीनेस लेवल को बताने में यूज करते हैं। तो ये 6 के 6 पता होने चाहिए, नंबर हमें पता चल गया कि 6 होता है। ठीक है, Which scheme was launched to promote entrepreneurship among SC and ST communities? देखो यार, ये सवाल इंपॉर्टेंट मैंने हमेशा कहा है, करंट अफेयर्स के अंदर भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, और इसको लेकर पहले भी सवाल पूछा जा चुका है। ये 2016 के अंदर लॉन्च करा गया था, नाम था इसका स्टैंड अप इंडिया। तो यहां पर जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करते हैं, कितने से लेकर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करता है SC ST और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। ठीक है, अब इसमें बाकी के भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसमें सेल्फ रिलायंस की बात होती है, एक ब्रॉड फोकस है। स्टार्टअप इंडिया क्या है, ये भी आपको पता होगा, ये इनोवेशन पर ध्यान ध्यान देता है अक्रॉस सभी लोगों के लिए। मुद्रा योजना भी आसान है, यहाँ पर माइक्रो लोन्स दिए जाते हैं, ये माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो इन्होंने SC ST कम्युनिटीज को लेकर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम लॉन्च करी गई थी 2016 के अंदर, स्टैंड अप इंडिया, उसको लेकर इन्होंने सवाल पूछ लिया आपसे। What is the name of the writer of Tomb of Sand, the first Hindi book to be awarded the International Booker Prize? अब ये सवाल आ गया भाई आपका स्टैटिक जीके से। मेरे ऐप पर जाना, स्टैटिक जीके का कोर्स मिलेगा, बुक्स एंड ऑथर्स, 35 टॉपिक कराए आपको, 35 टॉपिक्स, आई थिंक 40 टॉपिक्स। उसमें से एक बुक्स एंड ऑथर्स भी है, उसमें मैंने ये सवाल कवर करा रखा है, टॉम्ब ऑफ सैंड, जो कि पहली हिंदी बुक बनी थी जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, कब? 2022 के अंदर। आप में से सोच सकते हैं कि करंट अफेयर का 2022 का सवाल पूछ लिया, बट यार ये स्टैटिक सवाल बन गया है क्योंकि ये पहली हिंदी बुक बनी है जिसको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला। नाम क्या है? कल को हो सकता है ये पूछ ले, टॉम्ब ऑफ सैंड है। ठीक है, अब इसके जो राइटर है वो कौन है? वो गीतांजलि श्री है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये झुम्पा लाहिरी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, ये भी फेमस इंडियन ऑथर्स हैं, बट ये इस बुक के ऑथर नहीं है। विच फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट स्टार्स एंड गैलेक्सीज? कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं को गति को नियंत्रित करता है? यार ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं और सबसे पहले जो फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं जिसमें सोलर सिस्टम एंड ऑल ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, तो हमें पहला रीजन ही बताया जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक यूनिवर्सल फोर्स है जो कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को मासेस के साथ ट्रैक करता है।
और इसी की वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर ऑर्बिट करते रहते हैं। मून जो है वो प्लैनेट्स के चारों ओर आपका ऑर्बिट करते रहता है। ये गैलेक्सी को बाइंड करके रखता है। तो इसमें ये ऑप्शन सही जाता। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility states that a consumer consumes more and more units of a commodity कब? अगर आप में से किसी ने भी यार देखो मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैंने पहले जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया था वहां पर पढ़ी है, अभी इस प्लेटफॉर्म पर मैंने नहीं पढ़ाई है, लेकिन मेरी पीडीएफ जो है इकोनॉमिक्स की मेरे एप्लीकेशन पर, उसमें ये सारे लॉज मैंने पढ़ाए हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे एक पर्सन कंज्यूम करता है किसी भी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स, तो जो सेटिस्फेक्शन होता है, सेटिस्फेक्शन जिसको मैं यूटिलिटी भी कह सकता हूं, जो सेटिस्फेक्शन है वो हर यूनिट, अब जैसे मैंने आम, आपको आम खाने का मन है, मैंने आपको एक आम दे दिया, को मजा आया, आपने और खाया, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो मैंने आपको और दे दिया। अब आपकी वो जो सेटिस्फेक्शन थी अब वो गिरने नहीं लगेगी। जैसे कि आप पिज्जा खा रहे हैं, आपने पहली स्लाइस खाई, आपको मजा आया, सेटिस्फेक्शन मिल गया, लेकिन यार जब आप 5-6 स्लाइस खा जाएंगे पिज्जा की तो आपका मन नहीं करेगा। तो मतलब इसका यह है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो गिरने लगती है जब आप कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, और इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट वो डिक्रीज करती है, ये वाला ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? ज्यादा समय नहीं लगाना है, चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा मौर्यन एम्पायर को फाउंड करा गया था। और आपको ये भी पता है चंद्रगुप्त मौर्य का जब जिक्र होता है तो 322 बीसी का समय हम कंसिडर करते हैं। चाणक्य की हेल्प से मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश करा गया। अब यहाँ पर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि मगध के ऊपर मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश करने में इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने नंदा डायनेस्टी को हराया था, लास्ट वाला जो धनानंदा था। इसमें बिंदुसार दिया है, बिंदुसार तो क्या थे? वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। फिर बिंदुसार के बेटे कौन थे? ये अशोक थे। हर्षवर्धन तो इस मौर्यन एम्पायर से बिलोंग ही नहीं करते। तो इन्होंने स्टैब्लिश करने की बात करी कि मौर्यन एम्पायर को किसने फाउंड किया? चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग यूएलपीआईएन, यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम? अभी 4 ऑप्शन दिए, अब आपको इनमें से बताना है। अब आपने अगर करंट अफेयर का मतलब नहीं है कि वन लाइनर सवाल पढ़ लिए। मेरे जितने भी स्टूडेंट, अगर कोई मेरे को फॉलो करता है, एक बार आप मेरे वीकली करंट अफेयर की वीडियोस जो मैं आपको इस यूट्यूब पर प्रोवाइड करता हूं, एक बार उनको पढ़ के देखना। हमेशा स्टूडेंट मेरे से कहते थे कि सर आप काफी डीप पढ़ाते हैं, लेकिन हमें तो वन लाइनर एक दे दिया करिए, उसमें मजा है। मजा कभी ना कभी खत्म करेगा आपका ये एग्जाम कराने वाला। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये यूएलपीआईएन जिस पर यहाँ पर बात हो रही है, सबसे पहले आपके सामने ये आएगा कि चलो सर नहीं पता है, अब तो बता दो, कल को अगर दोबारा सवाल पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे? यार ये ना आपको एक यूनिक 14 डिजिट का आईडी देता है, जहां पर आप हर लैंड पार्सल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिक आईडी है जो कि एवरी लैंड पार्सल इन इंडिया असाइन करा जाता है, बिल्कुल ठीक है। 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, बिल्कुल ठीक है। ये ट्रैक करता है लैंड ओनरशिप और रिजॉल्व डिस्प्यूट्स को, बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के नहीं है, ये वाली बात इन्होंने गलत कह दी। ये अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो ये 1 2 3 वाला करेक्ट वाला जो ऑप्शन है ना, डी वाला, ये सही जाएगा इसमें आपका। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक पोर्ट फैसिलिटी विद इन चाबार पोर्ट दैट इंडिया इज प्राइमरली डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग? चाबार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? देखो आप लोगों को पता है ईरान के अंदर है ये चाबार पोर्ट, इंडिया का इसमें इन्वॉल्व है। तो इंडिया डेवलप कर रहा है यहां पर अपना एक टर्मिनल, जिस टर्मिनल का नाम है शहीद बेहेश्ती बंदरगाह। ये टर्मिनल है, इसको इंडिया टर्मिनल कर रहा है। इससे इंडिया को ना डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, अगर इंडिया को अफगानिस्तान का एक्सेस चाहिए या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज का एक्सेस चाहिए, जिसमें पाकिस्तान को हम क्या कर सकते हैं? बाईपास कर सकते हैं। और यही कारण है कि इस टर्मिनल को इंडिया विकसित करने पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, ये बाकी के जो उन्होंने जस्क पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट, शहीद ये पोर्ट, ये इंडिया ऑपरेट ही नहीं करता। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही रहता आपका। चाबार पोर्ट को लेकर कितना ज्यादा जियो पॉलिटिकल डिस्कशन चलता है, उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया इन्होंने।
Which principle of Digital Personal Data Protection Act 2023 ensures that entities collecting personal data must obtain explicit consent from the individuals? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रहण से पूर्व व्यक्ति की स्पष्ट सहमति आवश्यक है? अब ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ये पुराना है, मैं मानता हूँ ये पुराना है, लेकिन इस पे चर्चा होती रहती है। और ये जो आपका अधिनियम आया था, एक्ट आया था, इसमें मैंडेट करा गया था कि जो भी एंटिटीज है वो हर किसी को, हर इंडिविजुअल को पहले इन्फॉर्म करेंगे, नोटिस करेंगी अगर उन्हें उनकी परमिशन लेनी है डेटा को कलेक्ट करने से पहले। ठीक है, तो ये डेटा कलेक्शन से संबंधित है यार। बी ऑप्शन इसमें सही रहता। अभी पर्पस लिमिटेशन क्या है? पर्पस लिमिटेशन रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप जो स्टेटेड पर्पस है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, पर्पस को वो करता है लिमिटेड। नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क क्या है? इसमें अब बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ये मेरे को थोड़ा सा आइडिया से निकल रहा है। स्टोरेज रिडक्शन कंप्लायंस क्या है? इसमें रिटेन करा जाता है सिर्फ जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है ना, उस रिक्वायर्ड ड्यूरेशन के लिए। फिलहाल यहाँ पर ये डेटा कलेक्शन को लेकर बात थी, ये इन्होंने आपसे पूछ ली। What was the role of the National Dairy Development Board in the technology mission on oil seeds? तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की क्या भूमिका थी? जब हम एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करते हैं ना, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भाई आप प्रोक्योरमेंट को स्ट्रेंथन कीजिए, आप प्रोसेसिंग को स्ट्रेंथन कीजिए, और जो भी ऑयल सीड्स या फिर एडिबल ऑयल्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्ट्रेंथन करने का काम कीजिए। तो यहां पर ऑप्शन देखेंगे, ट्रेड पॉलिसीज से लेकर कोई मतलब नहीं है, ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग को मैनेज करने को लेकर इनको ये ऑब्जेक्टिव दिया गया था, इनको रोल दिया गया था। तो बी वाला ऑप्शन बनेगा इसमें। ऑप्शन पढ़ने से भी आपके आधे आंसर निकल आएंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से कोई लेना देना नहीं है, मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करने से भी कोई लेना देना नहीं है इसका। Which Mughal emperor issued the Deccan campaign against the Marathas and spent significant time in the region? किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और उस क्षेत्र में लंबा समय बिताने का काम करा था? यार एक ही आदमी नजर आएगा, इसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब जो कि 1658 से 1707 तक इस मुगल सल्तनत, मुगल मतलब एम्पायर को चलाता है। आप ऐसे मान लीजिएगा कि 25 से ज्यादा साल इसने मराठास के लिए, जो बीजापुर गोलकोंडा वाला रीजन था, वहां पर लड़ाई लड़ने में ही लगा दिए। तो औरंगजेब यहां पर आंसर बनेगा। ठीक है। व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द व्हाइट ब्लड सेल्स? जो हम WBC की बात करते हैं उसका आप लोगों से पूछा है कि साइंटिफिक टर्म क्या है। सभी को पता है भाई, ल्यूकोसाइट्स। अगर आपने कभी भी अपना ब्लड टेस्ट कराया है तो ये ल्यूकोसाइट्स के नाम से आपको यूज करा जाता है कि आपका ल्यूकोसाइट काउंट ये है। ल्यूकोसाइट्स बोल दीजिए, WBC बोल दीजिए, ये डिफेंड करते हैं आपकी बॉडी को कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर कोई इंफेक्शन है उससे ये फाइट करता है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है आपको, एरिथ्रोसाइट्स। ये क्या होता है? ये आपके आरबीसीज होता है, इनको लेकर भी याद रखिएगा कल को अगर आपसे पूछ लिया। ऐसे ही आपको ये थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स जो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, ये दोनों की दोनों चीजें क्या करती हैं? ये क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। Which platform is used for submitting ideas under the इंस्पायर मानक स्कीम? इंस्पायर मानक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा नया मंच प्रयोग किया जाता है? इंस्पायर मानक इसका नाम है। इसका उद्देश्य ये है कि भाई जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको ना इनोवेटिव बनाया जा सके, इनोवेशन को लेकर प्रमोशन करा जा सके। और ये जो आइडियाज है अगर किसी भी स्कूल के बच्चे के अंदर आते हैं तो वो इस पोर्टल के जरिए अपने आइडियाज को सबमिट कर सकता है। तो ये आपका इंस्पायर पोर्टल जो है ना, इसके जरिए इस काम को करा जाता है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा। Which institution was established in 1961 to promote management education in India? भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान को स्थापित करा गया था? IIM को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को स्थापित करा गया था, सो दैट के मैनेजमेंट एजुकेशन को प्रमोट कराया जा सके। अब यहीं पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि पहला IIM कहां पर स्थापित करा गया और कब? तो कब को लेकर 1961, और ये स्टैब्लिश करा गया था कैलकाटा के अंदर।
यूएसए की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है एमआईटी, उसके साथ कोलैबोरेशन करके। बाद में फिर आईआईए अहमदाबाद को भी 1961 के अंदर ही स्टैब्लिश करा गया था, बट आईआईएम को स्टैब्लिश करा गया, ये आपको याद रखना है। एनपीसी ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, ये प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करती है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये जो हायर एजुकेशन फंडिंग और रेगुलेशंस होती हैं उस पर ध्यान देती है। आईआईटी के बारे में सभी जानते हैं, जो टेक्निकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन होती है उससे संबंधित है, ये मैनेजमेंट से संबंधित नहीं है। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? इन चार में से आपको बताना है। सबसे आसान सवाल अभी तक जो आपको नजर आया होगा, भरतनाट्यम को आप आंसर कर देंगे। भरतनाट्यम जो कि क्लासिकल डांस है आपका, तमिलनाडु राज्य से संबंधित, इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स में ये ओल्डेस्ट भी है। बाकी ये जो भांगड़ा दिया गया है, लवाणी दिया गया है और गरबा दिया गया है, ये क्या है? ये फोक डांसेस है, ये लोक नृत्य है, ना कि साहित्यिक नृत्य। तो भरतनाट्यम आंसर कर देंगे हम इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन दैट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट मिस्टर माइकल स्पिक्जो, प्रेसिडेंट ऑफ कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड? अब इसमें से कारण बताइए कि क्यों मिले थे प्रधानमंत्री जी। तो यार इस मीटिंग का आयोजन कराया गया था कि जो पोलैंड का कंट्रीब्यूशन है कबड्डी को यूरोप में बढ़ाने के लिए, उसके लिए। तो ये टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स इन प्रमोटिंग कबड्डी इन यूरोप, ये वाला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज नॉट अ स्टैच्यूरी बॉडी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत का एक वैधानिक निकाय नहीं है? पहली चीज, ये वैधानिक निकाय होते क्या है? ये स्टैच्यूरी बॉडीज को पार्लियामेंट के एक्ट्स के जरिए क्रिएट करा जाता है। जैसे कि आपका नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए क्रिएट करी गई, अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन पार्लियामेंट के एक्ट के अधीन रहकर काम करती है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एक स्टैच्यूरी बॉडी है। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स एक स्टैच्यूरी बॉडी नहीं है, एनएचआरसी भी एक स्टैच्यूरी बॉडी है। ये क्या है? ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ना कि एक स्टैच्यूरी बॉडी। तो ये आपको याद रखना है। मैच दी फॉलोइंग फोक फॉर्म्स, कॉलम 1 में आपको फोक फॉर्म दिया गया है, कॉलम बी के अंदर उससे संबंधित आपको विचार दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि सोहर, छक, लेमन, कजरी। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद प्लीज याद रख लीजिएगा, जब कभी भी आप सोहर का नाम सुने, तो जब कभी भी बच्चों का जन्म होता था ना, तब इनको गाया जाता था सोहर को। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चक्री क्या है या फिर छक जिसको हम कहते हैं, ये कश्मीरी ग्रुप का सॉन्ग है, रबाब और सारंगी के साथ इसको गाया जाता है। ऐसे ही लमन एक नाम दिया गया है, ये जब जो हिल टॉप्स होते हैं वहां पर ये प्रेम के गाने होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? सोहर क्या है? ये ड्यूरिंग बर्थ सेलिब्रेशंस, यानी कि ए का 2 हो गया भाई। चक्री आपका क्या हो जाएगा? ये कश्मीरी ग्रुप सॉन्ग है जो कि रबाब सारंगी और तुम करनी के साथ गाया जाता है, इसके साथ चौथा हो गया। लमन क्या है? ये आपका हिल टॉप्स, कौन सा लमन हो गया ना ये आपका वन, जो हिल टॉप्स पर लड़के और लड़की प्यार के गीत गाता है, ये आपका वन हो जाएगा। ये आपका तीसरा वाला लगा दो उसके साथ। तो 2413, ये वाला ऑप्शन सही चला गया इसमें आपका। याद रख लीजिएगा, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस सवाल टाइप का पूछ लिया है, बट आगे के लिए याद रखेंगे, आगे कम से कम कंप्लेन ना करनी पड़े। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ल्यूपेक्स मिशन, अ कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड जाक्सा, इज टू डू व्हाट? अब यार ये जो ल्यूपेक्स मिशन है ये बहुत ज्यादा फेमस है। पहली चीज, कल को आपसे पूछ लेंगे कि ल्यूपेक्स है क्या है, तो ये क्या है? ये एक ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। ल्यूनर पोलर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अब इसको कौन कौन कर रहे हैं? हमारा इसरो और जाक्सा, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी, इन दोनों के बीच में। उद्देश्य इसका यही है कि ये ल्यूनर जो साउथ पोल है उस पर पानी को डिटेक्ट कर रहा है, इसका उद्देश्य है। तो मार्टिन एटमॉस्फेयर, सॉइल कंपोजिशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट ल्यूनर ऑर्बिट में भेजना, इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन मून, ये वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा भाई। वैसे उद्देश्य जो भी मिशन जाता है वो भी हमें पता होना चाहिए। विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन पेनिसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार के उद्गम से नहीं निकलती है? गोदावरी तो निकलती है भाई, कावेरी भी निकलती है, गोदावरी भी निकलती है, गंगा नहीं निकलती है भाई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हिमालय से निकलती है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से।
तो पेनिसुलर इंडिया से थोड़े ना निकलती है गंगा जी। बाकी जो ये कावेरी, गोदावरी और कृष्णा है, ये आपकी पेनिसुलर प्लेटो की रिवर्स है, ओरिजिनेट होती है वहां से। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? बहुत ही आसान सवाल है, 352 कहाँ गया? ये वाला आंसर लगा देंगे आपका राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर। अगर वॉर हो गया है, एक्सटर्नल एग्रेशन है या फिर आर्म्ड रिबेलियन है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल डिक्लेयर कर सकते हैं देश के राष्ट्रपति। 356 आपका स्टेट इमरजेंसी है, या फिर प्रेसिडेंट रूल भी आप बोलते हैं कि राज्य के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 365 मैं आपसे पूछना चाहूंगा, याद रखिएगा कल को अगर 365 पूछा गया है तो ये जो यूनियन की डायरेक्शंस होती हैं उसके कंप्लायंस से रिलेटेड करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लायंस ऑफ यूनियन डायरेक्शंस, ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स अ डेल्टा अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर बताइए कौन सी नदी डेल्टा बनाने का काम कर रही है? गोदावरी आंसर कर देंगे भाई। बाकी माही, तापी और ये जो नर्मदा नदी गई है, ये तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, अरेबियन सी के अंदर जाकर गिरती हैं और ये एस्चुरी फॉर्म करती हैं, डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं। गोदावरी आपका इधर की साइड जाकर अरेबियन बंगाल की खाड़ी में मिलती है और यहाँ पर डेल्टा बनाती है। Which of the following powers granted under the Criminal Procedure Identification Act 2022 extend beyond the scope of its predecessor, the Identification of Prisoners Act of 1920? आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के अंतर्गत कौन सी शक्ति पूर्ववर्ती कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की तुलना में अधिक व्यापक है? 1920 का जो एक्ट था ना, उसमें फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स कैदियों के लिए जाते थे, वहीं तक लिमिटेड था। लेकिन ये जो 2022 वाला एक्ट आया, इसमें कराया गया बायोमेट्रिक, जैसे कि इरेस का रेटिना फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेना। तो ये एक उद्देश्य इसीलिए है कि भाई मॉडर्नाइज कराया जा सके इन्वेस्टिगेशन और आपका क्राइम डिटेक्शन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करा जा सके। तो ये बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करने की परमिशन देता है आपका ये जो 2022 वाला क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है। ठीक है, तो यार ये था डिस्कशन। आई होप मजा आया होगा और आप लोगों को एटलीस्ट कुछ तो आइडिया लगेगा कि भाई ये सवाल पूछे गए, कुछ तो शायद कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी की शिफ्ट के भी जीएस के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में मिलता है। पीडीएफ इसकी मेरे ऐप पर मिल जाएगी, ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं क्लास में, इसमें इतना ही। थैंक यू।